नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, 5वीं अनुसूची। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये जो कथन है वो असल में इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। ये हमें बताता है कि आखिर हमारे आदिवासी समुदायों के लिए खास संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस की याद दिलाता है जिसे रोकने के लिए ये सारे प्रावधान बनाए गए। तो फिर ये 5वीं अनुसूची असल में है क्या? इसे आप भारत के आदिवासी समुदायों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा कवच जो उनकी जमीन, उनकी खास संस्कृति और उनकी स्वायत्तता की रक्षा करता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, शोषण को रोकना और उनकी पहचान को बचाए रखना। तो ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है? इसका आधार क्या है? चलिए पहले खंड में इसके संवैधानिक आधार को ही समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, या जिसे हम हिंदी में अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां आदिवासियों की आबादी काफी ज्यादा है। और संविधान का अनुच्छेद 244(1) ये कहता है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए आम नियमों से हटकर कुछ खास इंतजाम करने होंगे। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये 2011 की जनगणना के आधार पर हमें दिखाता है कि देश के किन-किन हिस्सों में अनुसूची जनजातियों की आबादी ज्यादा है। इन्हीं इलाकों को ध्यान में रखकर 5वीं अनुसूची को लागू किया गया है, ताकि सुरक्षा सीधे उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। 5वीं अनुसूची 4 राज्यों पर लागू नहीं होती: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान में एक अलग ही व्यवस्था है, जिसे हम 6ठी अनुसूची कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है, तो सवाल उठता है कि भाई इनका प्रशासन कौन और कैसे करता है। और यहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष भूमिका सामने आती है। चलिए खंड 2 में उनकी शक्तियों को देखते हैं। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में जो अंतिम अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। उनके पास 3 मुख्य शक्तियां हैं: किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना, उसके आकार को बदलना यानी उसे बड़ा या छोटा करना, और सीमाओं को फिर से तय करने के लिए नए आदेश जारी करना। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। देखिए, आम इलाकों में संसद या विधानसभा का कोई भी कानून अपने आप लागू हो जाता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के पास एक तरह की वीटो पावर होती है। वो ये निर्देश दे सकते हैं कि कोई कानून वहां लागू ही ना हो या फिर कुछ बदलावों के साथ लागू हो। ये उन्हें शांति और सुशासन बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देता है। इन शक्तियों का जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्यपाल आदिवासियों के शोषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे कि उनकी जमीन किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर होने से रोकना, साहूकारों के कामकाज पर लगाम लगाना और उस इलाके में शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नियम बनाना। लेकिन राज्यपाल ये सब अकेले नहीं करते। उन्हें सलाह देने के लिए और आदिवासियों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। चलिए देखते हैं खंड 3, जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद या टैक इस पूरी व्यवस्था का दिल है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य होते हैं। और ये रहा एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य उसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के विधायक होने चाहिए। इस परिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना, और कानूनन राज्यपाल के लिए कोई भी नियम बनाने से पहले टीएसी से सलाह लेना मैंडेटरी है। बहुत बढ़िया, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब परीक्षा के नजरिए से कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स और एमसीक्यूज को टैकल करते हैं। खंड 4 में स्वागत है। ये हैं वो 4 फैक्ट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, आज की तारीख में 10 राज्यों में 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं। दूसरा, इन क्षेत्रों की घोषणा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा, राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसा चल रहा है। और चौथा, पीसा एक्ट 1996 के तहत इन इलाकों में पंचायत की कम से कम 50% सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित होती हैं। चलिए अब पहला सवाल,
संविधान के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अंतिम अधिकार आखिर किसके पास है? ऑप्शंस हैं ए संसद, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति या डी राज्य विधानमंडल। जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सी भारत के राष्ट्रपति। जैसा हमने चर्चा की थी, 5वीं अनुसूची का पैरा 6 ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल TAC पर है। जनजातीय सलाहकार परिषद की अनिवार्य संरचना क्या है? ए कम से कम 50% सदस्य ST हो, बी मुख्यमंत्री अध्यक्ष हो, सी कम से कम 3/4 सदस्य राज्य के ST विधायक हो, या डी सभी सदस्य राज्यपाल मनोनीत करें। और इसका सही जवाब है सी कम से कम 3/4 सदस्य राज्य के ST विधायक होने चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि परिषद में आदिवासी समुदायों की अपनी चुनी हुई आवाज मजबूती से मौजूद रहे। बहुत अच्छे। अब अंत में सारी जानकारी को दिमाग में बैठाने के लिए एक तेज तर्रार रिवीजन करते हैं। खंड 5 त्वरित पुनरीक्षण सारांश। तो चलिए सारे की पॉइंट्स को एक क्विक रिवीजन में लॉक कर देते हैं। उद्देश्य क्या है? आदिवासी भूमि, संस्कृति और हितों को शोषण से बचाना। संवैधानिक लिंक क्या है? आर्टिकल 244(1) और 5वीं अनुसूची। राष्ट्रपति की भूमिका, अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने की एक्सक्लूसिव पावर। राज्यपाल की भूमिका, कानूनों को बदलने और शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने की विशेष शक्ति। और सबसे जरूरी संस्था कौन सी है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो राज्यपाल को सलाह देती है। और जाते जाते एक विचार, आखिर कैसे 5वीं अनुसूची के सुरक्षात्मक प्रावधानों को देश के विकास के लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जा सकता है, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और प्रगति भी न रुके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट शेड्यूल और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इन सभी शेड्यूल्स के PDFs के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।